नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चुनावों को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस सभी दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। वायनाड से राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल कर ही दिया है लोकसभा का, और इसी के साथ अब जो चुनावी रणनीतिकार हैं, टीवी चैनल्स हैं, जो एजेंसियां हैं, वो अपना अपना सर्वे ला रही है। और टाइम टू टाइम अभी तक जितने सर्वे आए हैं बड़े बड़े चैनलों के, बड़ी बड़ी एजेंसियों के, अभी तक के सभी सर्वों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती हुई दिखाई है। लेकिन अभी हाल ही में जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आया है, उसने सबको चौंका दिया है। अभी तक ये इंडिया टीवी जो सीएनएक्स है, इनके भी सर्वे में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 300 सीटों के लगभग दिखाई गई थी। लेकिन इस बार का जो सर्वे आया है, क्योंकि अब मोदी जी की रैलियां होनी शुरू हुई हैं और इस समय पूरे भारत में मोदी जी घूम रहे हैं, और इस समय अब इंडिया अलायंस का भी नज़ारा दिखने लगा है कि कौन कहाँ किसके साथ है। अभी आप देख ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस का कोई समझौता नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी में उठापटक चल रही है, कई नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, केजरीवाल जेल में चले गए हैं। कुल मिलाकर के जिस तरह की हालात अब बदले हैं, उसको देखते हुए जो नया सर्वे आया है, उसमें एनडीए को 399 दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, तो 400 से एक कम सीट रखी है। और इसमें आपको बता दूं, कोई भी सर्वे जब करता है प्लस माइनस 10% रहता ही है। तो इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार, वो इंडिया टीवी के सर्वे ने होता हुआ पूरा दिखाया है। इसका मतलब अब मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति तैयार है, उस रणनीति के तहत जो इस समय मोदी की छवि पूरे देश में बनी है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा इस बार पार करने जा रही है। लेकिन एनडीए के 450 के करीब आएंगी। इसने 399 दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की 342 सीट अपने दम पर अकेला बीजेपी की सीटें आती हुई दिखाई दी हैं, जो लगभग मुझे भी लगता है कि हाँ, ये 350 के करीब रहने वाली है। लगभग वही सर्वे जो मैं अभी तक आपसे बताता रहा हूं। और कांग्रेस के बारे में आप सुनेंगे आंकड़ा, तो आपको यह पक्का यकीन हो जाएगा कि जो मेरा दावा शुरू से रहा है कांग्रेस को लेकर के, पहले दिन से लेकर, और मैं अभी तक कहता रहा हूं, फिर रिपीट करता हूं, कांग्रेस इस चुनाव में 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। तो मेरे ही इस सर्वे पर मोहर लगाई है, कांग्रेस की मात्र 38 सीटें अपने बल पर आएंगी। ये इंडिया टीवी के सीएनएक्स जो सर्वे है, इनके सर्वे में बताया है। यानी मैं जो शुरू से कह रहा हूं वो बात पक्की है। और इसी तरह आपको बता दूं, जो इंडिया अलायंस पूरा का पूरा है, इसकी टोटल मिलाकर के 94 सीटें इसने दी हैं। 94, यानी 100 का आंकड़ा पार होता इंडिया अलायंस का नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस ये वाकई में जो दिख रहा है 94, अभी इसका और डाउनफॉल जाएगा, अभी सीटें और घटेंगी। अभी तो चुनाव का अभी समझना लगेगा आपको कि प्रथम चरण के लिए अभी पीक नहीं आया है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना कैंपेन शुरू नहीं किया है। एक रणनीति के तहत उस कैंपेन को पूरा अभी होल्ड पे रखा गया है। थोड़ा थोड़ा आईटी सेल के जरिए हो रहा है, लेकिन एक पूरा जिसको कहते हैं धुआंधार। और इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, चुनाव प्रचार में आप देखेंगे कि आंधी चलेगी, बवंडर चलेगा बीजेपी का। आपको समझ नहीं आएगा ये हुआ क्या है। अचानक से हर रास्ते से, हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करने वाली है। अभी शुरुआत हुई नहीं है, और जब होगी तो आप देखेंगे कि धुआं धुआं दिखाई देगा सब कुछ, और केवल मोदी आपको दिखाई देगा, कमल का फूल दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर अगर आज की स्थिति को ही मान लें, तो एनडीए यानी कमल के फूल के निशान पर, और एनडीए जो गठबंधन में लोग हैं उनको 399, कांग्रेस का इंडिया अलायंस जो है, जिसको यूपीए 1 यूपीए 2 भी कहा, उसको 94, और अदर्स वो 50 सीटें ला रहे हैं। और ये वो आंकड़े हैं जिससे पता लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, फलानी यात्रा सब फेल हो गई, कोई फायदा नहीं मिला। और जिस तरह के आरोप इस इंडिया अलायंस ने लगाए कि राफेल में घोटाला, नोटबंदी में घोटाला, और राहुल गांधी का ओबीसी वाला कार्ड भी फुस हो गया। ओबीसी कम्युनिटी को समझ में आ गया कि हमारा जो भला करने वाला है वो तो ओबीसी है। देश का प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी कम्युनिटी से है। ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने एसटी वर्ग यानी आदिवासी जनजातियों पर ध्यान दिया है। और आज की डेट में जितना देश का काम हुआ है, विकास के काम जो हुए हैं,
आप देखें कि मोदी के आने के पहले का भारत और मोदी के आने के 10 साल का जो भारत है, जमीन आसमान का फर्क है। आज किसी बड़े मेट्रो सिटी में आप चले जाइए, आपको लगेगा जैसे हम विदेश में आ गए। ऐसी फैसिलिटी कभी सोची भी नहीं थी। तो ये जो मोदी का भारत है, जो आज की पीढ़ी है, जो यूथ है, वो इसी पीढ़ी को चाहता है कि मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं, मेरी बात होती है, लोग कहते हैं ये मोदी जी काश हमें आज के 10 साल और पहले मिल गए होते, 2004 में मिल गए होते तो हम आज इस स्थिति में होते कि हम नंबर 1 होते। ये कांग्रेस ने जितना इस भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के उद्योग धंधों को गर्त में पहुंचाया है, खड्डे में पहुंचाया है, उसको उबारने में अभी 5 साल लगे और 5 साल में थोड़ा सा गति मोदी जी ने दी है। तो ये बहुत लॉस देश का हुआ कांग्रेस के चलते। इस देश में धर्म की राजनीति करने के चलते, हिंदू मुस्लिम करके और जातियों की बात करके आपस में लड़ाने वाली जो पार्टियां हैं, ब्लेम बीजेपी को करते हैं, लेकिन बीजेपी ने कभी भी न जाति पर न धर्म पर कोई बात की है। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होना वो अलग एक विषय है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मोदी जी का नारा है, आज 10 साल बाद हम कह सकते हैं कि वाकई में वो खाली नारा नहीं है, एक अभियान है। और उस अभियान का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। मोदी जी वो अचीव करते दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, जब कोई लोग कहते हैं क्या भाई त्यागी जी इस बार 400 पार, मैं कहता हूं क्यों नहीं। अगर अब 400 पार नहीं होगा, ऐसी एक सरकार को हम 400 के पार नहीं देंगे, तो फिर जो निस्वार्थ देश की सेवा करने वाले ये लोग हैं, इसका फिर क्या फायदा है। ऐसा युगों युगों में कोई युग पुरुष पैदा होता है जो देश के लिए मर मिटने की कसम खाकर समाज और देश के लिए निकलता है, ना अपना परिवार, ना अपने बच्चे, ना भाई, ना भतीजा, केवल देश। तो भारतीय जनता पार्टी वो एक संगठन है जिसमें ऐसे तपस्वियों की और ऐसे निस्वार्थ भारत माता की सेवा करने वालों की एक लंबी श्रृंखला है। तो उसमें से एक मोदी जी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके पीछे है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो एक फैक्ट्री है जहां राष्ट्रीय चरित्र के व्यक्तियों का निर्माण होता है। व्यक्ति के निर्माण की फैक्ट्री उसको कह सकते हैं। वो जो है कार्यशाला, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वहाँ निर्माण होते हैं व्यक्ति, और जहाँ जिस जगह जरूरत होती है वहाँ उन व्यक्तियों को भेज दिया जाता है। तो जो मोदी जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जैसे आपके घर में चावल बनते हैं तो क्या होता है, माताएं एक चावल का टुकड़ा उठाती हैं, दबा के देखती है, हाँ सब चावल बन गए, पतीला उतार लेते हैं। आप सब देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अभी तक भ्रम और झूठ इस कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने फैलाया था। कांग्रेस का तो अभियान है कि किसी तरह से हिंदुत्व, हिंदुस्तान और उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं, खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनको तो समाप्त कर दो, क्योंकि यही वो दल हैं, यही वो संगठन है जो इस देश में हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की रक्षा की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं। तो इसलिए इन्होंने पूरे प्रयास किए, षड्यंत्र किए, फंसाने की कोशिश की, आतंकी संगठन तक कह दिया, कई बार बैन भी लगाए, लेकिन सत्य है तो वहां ईश्वर की शक्ति है। और इसीलिए आपको बता दूं कि अगर किसी को संघ को समझना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है, बाहर खड़े होकर आप जिस तरह से किसी भी नदी तालाब की गहराई का पता नहीं लगा सकते, इसी तरह संघ में बाहर खड़े होकर आप पता नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो मोदी जी का जीवन देखिए, योगी जी का जीवन देखिए, अमित शाह जी का जीवन देखिए, जिन नितिन गडकरी की पूरे देश में तारीफ होती है कि कैसे हाईवेज बनाए हैं। रिश्वत के कोई आरोप नहीं लगा सकता कि साहब इतना, मतलब आप समझ लीजिए कितना लाखों टन सीमेंट और रोड़ी बदरपुर इन सड़कों में लगा है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता साहब हमसे इतना कमीशन मांगा या हमने इतना दिया। यही संघ के स्वयंसेवक हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी की मैं बात करूं, चाहे नितिन गडकरी जी की बात करूं, ऐसे अनेक ये लोग हैं जो राजनीति में आप देखेंगे बाकी दलों में आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे, इनके 10% भी नहीं दिखाई देंगे। इसी तरह आप देखें आध्यात्मिक संगठन में, तो अभी हमने देखा राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें चंपत राय जी देखे हमने, वो एक अध्यात्म में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अशोक सिंघल जी, और उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई। तो जिनको देखना है उनका जीवन देखें कि देखिए कैसा जीवन है, कि जिनको राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी अशोक सिंघल जी ने सौंपी, वो कैसा व्यक्ति हैं, कैसा उनका जीवन है, कैसा उनका परिवार है, लोगों को समझना चाहिए अगर कोई संघ को समझना चाहता है। दंतोपंत ठेंगड़ी जी
किस तरह से मजदूरों के लिए देश की चिंता करते थे, उनके जीवन की गाथाओं को यदि आप पढ़ेंगे तो ये लोगों के लिए पीएचडी का विषय हो सकता है। आप देखेंगे कि मजदूर यूनियन चलाने वाले व्यक्तियों की विचारधारा आज के डेट में, जो वामपंथी विचारधारा है वो तो फेल हो गई, जो ये कहते थे चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, लेकिन जो ये मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ, जो मजदूरों के लिए काम करता है, संघ के एक संगठन के रूप में दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने खड़ा किया। वो कहते हैं देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। विचारधारा देश और देशभक्ति से जुड़ी हुई है। मतलब मेरा यह है कि संघ का स्वयंसेवक जिस भी क्षेत्र में काम करता है वो अलग ही दिखाई देता है, उसकी काम करने की जो शैली है और उसका व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र, उससे आप पहचान सकते हैं। तो आप भी यदि ये चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, हमारा भविष्य मजबूत हो, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हो, हम चिंता करते हैं, हम सरकारों की तरफ देखने के बजाय खुद की तरफ भी देखें कि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। तो आप खुद से जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, और इस राष्ट्र के निर्माण में जरूर फिर आप समझ पाएंगे कि राष्ट्र हित में कौन जरूरी है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बीजेपी को वोट दें, आपको समझ आएगा। तो खैर, कुल मिला के सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे में 400 पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 पार इस बार होता दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया टीवी का सर्वे है, आप इससे सहमत हैं, या आपको लगता है इससे और कहीं ज़्यादा बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।